नमस्कार। आज समूचे देश की आंखें नम हैं। आज वक्त नहीं है स्वागत करने का, क्योंकि आज सारा देश रो रहा है। चलिए वहां खबर जहां देख रहे हैं आप, और आज जैसे ही हम आपसे बात कर रहे हैं, संख्या बालासोर हादसे में मरने वालों की बढ़ती चली जा रही है। 20 साल का सबसे बड़ा रेल हादसा है ये। उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद से भयावह तस्वीरें आ रही हैं, डरा देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। ट्रेन की बोगियों की मानो ऐसे जैसे कि फाड़ दिया हो, उस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं। ट्रेन हादसे में अब तक जो संख्या 288 लोगों की मौत की हो चुकी है और 900 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लोग परेशान हैं। इस बीच घटनास्थल का जायजा लेने पीएम पहुंचे। उन्हें अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी की, पीड़ित परिवार से बात की, मृतकों के परिवारों से मिले और सबको सांत्वना भी दी। दिल्ली में मंथन, बालासोर में सांत्वना। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो आपदा वक्त मुस्तैदी से रणनीति बनाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और उनसे सीधा संवाद करते हैं। बालासोर ट्रेन हादसे की खबर जब पीएम मोदी ने सुनी, उसके बाद से ही वो पल पल अपडेट लेते रहे। जब मौत का आंकड़ा बढ़ा तो बालासोर पहुंचे, ग्राउंड जीरो जाकर एक एक बात की जानकारी ली और यह ऐलान भी कर दिया कि हादसे के दोषियों को बख्शा जाएगा। सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसे वाली जगह पर पहुंचे। सबसे पहले घटनास्थल का जायजा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल से कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य मंत्री से बात की। उन्होंने घायलों और उनके परिवारों के लिए सभी जरूरी मदद मुहैया कराने को कहा। उन्हें यह भी कहा कि शोक में डूबे परिवारों को और असुविधा का सामना न करना पड़े। पीएम मोदी ने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिया कि सरकार सुख दुख में साथ है। इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे, मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बालासोर मेडिकल कॉलेज में पीएम मोदी घायलों के बैठक है। उनसे बात की, वह मौजूद अधिकारियों से इंतजामों के बारे में पूछताछ की। घायलों को हर मुमकिन मदद देने की बात की तो मृतकों के रिश्तेदारों को ढाढ़स बंधा। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, बालासोर सांसद प्रताप सिंह संघी और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरकार की ओर से चला जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर है, तो वहीं उन्होंने हादसे के फौरन बाद स्थानीय लोगों के मददगार बन जाने का जिक्र किया। देश में सबसे बड़ी रेल हादसा हुई तो समूचा हिंदुस्तान एक दिखा। तो जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ, आपने देखा पूरे देश की आंखों में आंसू थे। जिसको खबर मिली, जो आसपास रहते थे, वो उसके बाद उस जगह पर पहुंचे। आम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में खूब हाथ बटाया, लेकिन हादसा इतना बड़ा है, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। सुधांशु मणु इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जीएम आईसीएफ। अनिल तिवारी भी जो हैं वो रेलवे सेक्टर से हमारे साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद रहेंगे। सुधांशु जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, सर, इस वक्त 288 जो है मरने वालों की संख्या है, लेकिन जिस तरीके का सर ये हादसा है, बोगी पे बोगी चढ़ना, ट्रेन पे ट्रेन जैसे चढ़ गई थी,
ऐसे था कि जैसे जब ट्रेन की जो बोगी पटरी पर उतरी है और दूसरी जो ट्रेन है वो मालगाड़ी पर चढ़ी है कि उसके नीचे की जो बोगी थी वो बिल्कुल फट गई, जैसे किसी ने वो उसे छील दिया होता है। अंदर लोग मौजूद थे सर। ये इंटेंसिटी कितनी बड़ी हो सकती है इन तस्वीरों को देखते हुए सर? नहीं, आप ठीक डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये इंटेंसिटी बहुत बड़ी है। एक तो हाई स्पीड पे ये एक्सीडेंट हुआ, इसलिए इम्पैक्ट उससे और बढ़ जाता है। और 130 किलोमीटर पे जहां तक मैंने सुना है कोरोमंडल एक्सप्रेस की, तो ये आप तस्वीरों से भी समझ रहे होंगे, ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि ये 14-15 कोचेस तो पूरी स्कैटर हो गई, मैंगल्ड और कैप्साइज हालत में। डिच में भी एक दो गिरी। और चूंकि ट्रेन अच्छे ऑक्यूपेशन के साथ चलती हैं, ये शायद फुली ऑक्यूपाइड रही हो, तो लाजमी है कि इतने भयानक एक्सीडेंट में फेटेलिटी ज्यादा होगी। और ऐसा ही होता लगता है जी। हमारे साथ इस वक्त दो आई विटनेसेस भी मौजूद है, मैं एक बार उनसे भी जान लेता हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप जो कि ब्लू टी शर्ट में हैं, आपका नाम क्या है सर? आवाज आ रही सर आप तक? सॉरी, मुझे पूछ रहे हैं क्या क्या हुआ था रात को उस हेलो? वक्त? जी, उस वक्त क्या हुआ था, आपने क्या देखा? ट्रेन काफी स्पीड में चल रही थी और अचानक ब्रेक लगा और ब्रेक लगने के बाद जैसे ड्रैगिंग साउंड है ना, ऐसा लग रहा है कि वो ड्रैग हो रहा है ट्रेन। तो वो डिटेलमेंट के बाद जो उस पे रोड़ी जो मैं होता आपका ऑडियो है, ठीक करा तो मैं दोबारा से बोलता हूँ आपको, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। सुधांशु जी, आपने कहा कि जिस तरीके से बताया, एक चीज़ और दोपहर को उठी कि इस पीछे के कारण क्या सेंसिंग सिस्टम की गलती है, मानवीय भूल है? अगर यहाँ पर डिवाइस लगा होता, एंटी कोलिजन डिवाइस, तो ये बच सकती थी। अभी तक आप क्या पढ़ पाए? जी, सुबह जब बात हुई थी मेरी आपके चैनल पे अदरवाइज थी, तो ये था कि एक ट्रेन आ रही थी बेंगलोर वाली, वो उसमें 2 कोच डिरेल हुए। दूसरी तरफ से बहुत स्पीड में कोरोमंडल आ रही थी और ठीक भी आ रही थी, उसका रास्ता था वो, और ये इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद चूंकि बगल में मालगाड़ी खड़ी थी, उसके साथ भी इम्पैक्ट हुआ। तो ये अगर ऐसा हुआ है तो इसमें कोई ट्रैक का, कोच का या सेबोटाज, सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसको बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी एक तरफ इंगित करना ठीक नहीं होगा। बाद में ऐसा भी सुना है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी वो पहले आई और उसको मेन लाइन पे जाना था, लेकिन वो गलती से लूप लाइन में चली गई। अगर ऐसा हुआ तो देखिए, ये सिग्नल के दोष से हुआ हो लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट करने में मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि सिग्नल अगर फेल भी होता है तो सेफ्टी की तरफ फेल होता है, वो फेल सेफ सिस्टम होता है। और मेन लाइन के लिए सिग्नल दिया गया हो और ट्रेन जो है वो लूप लाइन पे चली जाए, ये तभी हो सकता है जब बेसिक पॉइंट पे कोई खराबी रही हो और डिरेल हुआ हो। यानी वो ट्रैक या सिग्नलिंग डिफेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करता है, नॉट सिग्नलिंग सिस्टम या जो पॉइंट जहाँ पे ट्रेन रास्ता बदलती है वहां कोई खराबी हो, मेंटेनेंस से रिलेटेड खराबी वो कही जाएगी। तो अभी ये सब स्पेकुलेशन ही चल रहे हैं, कोई स्पेकुलेशन करना इस वक्त ठीक नहीं है। मैं एक बात जरूर कह रहा हूँ कि देखिए, एक आदमी की भी मौत होती है हादसे में तो कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी उसको इंक्वायरी करते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर काम करते हैं, रेलवे के पूर्व अधिकारी होते हैं। तो कहीं ये सवाल ना उठे कि इतना बड़ा हादसा हुआ और कुछ इसमें कुछ छिपाने की कोशिश की गई, ये बात उठ सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा है। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को बिना देरी किए इसमें एक जुडिशियल प्रोब ऑर्डर कर देना चाहिए, जिससे पूरा का पूरा सच सामने आए और हम लोग को पता चले कि ऐसा हादसा ये हुआ कैसे। कवच की जो बात हो रही है वो मैं उससे पूरा एग्री नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये ऐसा केस है कि ड्राइवर ने कोई सिग्नल डिसरिगार्ड करके ड्राइवर आगे बढ़ा है कोरोमंडल का, तो कवच इसको प्रिवेंट करता अगर होता। अदरवाइज बाकी कॉजेज जो आपको मैंने बताए उसमें कवच से ये एक्सीडेंट प्रिवेंट नहीं होता। और अभी तक जो इंडिकेशन है, मुझे नहीं लग रहा है कि ड्राइवर ने कोई सिग्नल ओवरशूट किया है जी। इसमें एक और चीज़ भी चल रही थी, मैं अनिल जी के पास आता हूँ। हमारे साथ अनिल तिवारी जो कि रेलवे सेक्टर से है वो भी मौजूद है। लेकिन मैं सुधांशु जी एक सवाल और आपसे जानना चाहता हूँ। इसमें बहुत ईजी तक है ना, हालांकि जितनी इंटेंसिटी है, जिस तरीके से लोगों की हमने देखा कि वहाँ पर मृत शरीर और लोगों के टुकड़े टुकड़े तक हो गए, इस तरीके से इतना भयावह हादसे था। तो लेकिन अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोब की तरफ, इस कारण से एक ये भी बात उठी कि जब कोरोमंडल से जो है
ये मालगाड़ी से टकराई गई और उसके ऊपर हो गई, इतना भीषण हो गया, तो मालगाड़ी का जो ड्राइवर है या मालगाड़ी का जो गार्ड था या मालगाड़ी का जो है लोकल ड्राइवर जो है वो फ़ोन कर सकता था नज़दीकी रेलवे को, वो बता सकता था कि भैया इस तरीके से हादसा हो गया, ताकि अगर कोरोमंडल आ रही थी, जो दुरंतो आ रही थी, उसको पहले से ही रोका जाता। देखिए, ये सब बातें लोग वही करते हैं जिनको रेलवे का कम ज्ञान है। अगर ये ट्रेन फुल स्पीड पे लूप लाइन में एंटर की है तो ये तो कोलिजन के पहले ही डिरेल हो जाएगी, और इस वक्त पता नहीं क्या हुआ है। और अगर लूप लाइन से एंटर नहीं की है, अपनी लाइन पे जा रही है और डिरेल हुई है किसी वजह से, तो इसमें गार्ड क्या कर पाएगा? वो तो ये स्प्लिट सेकंड में ये काम होगा, इसमें गार्ड को ब्लेम करना है, ये तो जरा भी इसमें उसके पास कोई वक्त नहीं था कुछ करने का। और जहां तक मैंने सुना है कि ये सेकंड्स के भीतर में हुआ दूसरी ट्रेन के साथ भी, तो दूसरी ट्रेन के ड्राइवर के पास भी कोई रिएक्शन टाइम मुझे नहीं लगता है मिला होगा। अभी एक आपके जो वहां पे ट्रेन में शायद सवार थे, वो बोल रहे हैं उन्होंने कुछ ब्रेकिंग की बात कही, तो हो सकता है कि स्प्लिट सेकंड पहले ब्रेकिंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाई गई हो, लेकिन उसमें इतना वक्त या इतनी डिस्टेंस नहीं थी कि ड्राइवर या गार्ड के रिएक्शन से इन एक्सीडेंट को बचाया जा सके। मुझे नहीं लगता कि उनका इसमें कोई दोष रहा है। अनिल तिवारी भी हमारे साथ हैं। अनिल जी, इस वक्त अगर मैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिहाज से बात करूं, जिसको रेलवे भी बाकी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बाकी एजेंसीज के साथ मिलकर के कर रहा है, जिस तरीके से वहां पर जो है रेलवे की बोगीज हैं, जिस तरीके से 16 से ज़्यादा बोगीज जो है वो पूरी डिवेस्टेटेड है, पूरे तरीके से जो है खुल चुकी हैं, हमने कहें कि जैसे किसी से दैवीय ताकत ने आकर के उनको उस लोहे को जो है वो फाड़ दिया, उस तरीके से हैं, और उसके भीतर लोग थे। अब ऐसे में ये समझना कि वहाँ रेस्क्यू चल रहा है, इतनी संभावना अभी भी है कि लोग बचे हो सकते हैं, कुछ जिनको निकाला जा रहा है, और नीचे अभी कुछ और लोग भी हो सकते हैं। क्या ये संख्या बढ़ सकती है सर? देखिए, अभी इतना बड़ा इम्पैक्ट है, और रेलवे की जो बोगी, रेलवे के जो कोचेस होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं, उसमें कितने लोग दबे होंगे ये तो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद, जब ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा कि खत्म हो गया है, उसके बाद ही पता चलेगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस तरह के हादसे कब तक देखते रहेंगे। इससे पहले 5-5 कमेटियों की सिफारिशें आ चुकी है रेलवे सेफ्टी पर, हमने उसको हमेशा बैक बेंच पे रखा हुआ है। हमारी प्रायोरिटी पर वो क्यों नहीं है? आज हमारे देश में जो एंटी कोलिजन डिवाइस वाली बात हो रही है, पिछले 3 दशक से मैं सुन रहा हूँ। उसके फर्स्ट ट्रायल में हम लोग मौजूद थे मड़गांव में, ट्रायल हमने देखा, आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इस ट्रेन में एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं थी, सुना गया है। तो ये जब हम इतना स्लो रहेंगे तो इस तरह के हादसों पे चर्चा करते ही रहेंगे। हम भविष्य में भी ऐसे हादसे रुक जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? आज हम सुपर फास्ट ट्रेन चलाने की, बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, सेमी हाई स्पीड की बात कर रहे हैं। हम जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधार नहीं पा रहे हैं, उस और हमारा ध्यान नहीं है। इस पर कब एलिट क्लास, हमारा जो नॉर्मल पैसेंजर है उसकी सेफ्टी कब एंश्योर हो? तो आपको इसमें क्या लग रहा है कि मतलब अभी जिस चीज को इग्नोर किया गया था, या फिर इग्नोर शब्द ना भी यूज करूं, अगर मैं ये कहूं कि जिस चीज को देखा गया, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जो है हादसा कोई नहीं हुआ, तो हम ये कहें कि कहीं ना कहीं उस तरफ ध्यान नहीं गया कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुअर ट्रैक्स और बाकी सब चीजें जो रेलवे की मेंटेनेंस में जरूरत होती हैं। देखिए, आप 1962 तक चले जाइए। 1962 से लगातार रेलवे सेफ्टी पर तमाम कमेटियां, 5 कमेटियां जो मोटा मोटी जो महत्वपूर्ण कमेटियां हैं, उनका गठन हो चुका है। उनकी सिफारिशें कहां तक लागू? लास्ट में अनिल काकोडकर कमेटी की रिपोर्ट भी उन्होंने बोला था रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। तब हमारे पास पैसा नहीं था, हम 98-99 के ऑपरेटिंग रेशियो में थे रेलवे के। आज हमारे पास पैसा है, हम वो पैसा डाइवर्ट कर रहे हैं। डीएफसी बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत चल रही है, बहुत अच्छी बात है, चलनी चाहिए। बुलेट ट्रेन भी चलनी चाहिए, लेकिन जो चल रहा है, जो इसमें हमारा देश ट्रेवल। चलिए, मैं आपका ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, शायद आप म्यूट हो गए, मैं वापस आपको लेकर के आता हूं। हमारे साथ एक आई विटनेस है, उस वक्त उन्होंने देखा जिस वक्त हादसा हुआ, और ये इतना बड़ा जो हादसा हुआ, आपने सुन पाए उस वक्त आप क्या देखा था किशन? सर, मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि मैं कल बच गया सर। मैंने सर देखा सर, मैं 30C के B1 कोच में था सर।
मैं अपने वाइफ के साथ सर और एक छोटे बच्चे के साथ मैं ट्रैवल कर रहा था सर। मैं भारतीय तटरक्षक में सर जॉब करता हूँ सर, और मैं रामेश्वरम में पोस्टेड हूँ सर। तो मैं जा रहा था तो सडनली सर मैं खड़ा था सर, तो मुझे 3 सेकंड के लिए तो कुछ समझ में नहीं कि अचानक हुआ क्या। तो मैं 3 से 4 फीट सर, जो चलने वाली स्पेस होती है कंपार्टमेंट के अंदर, मैं 3 से 4 फीट आगे फेंका गया सर। तो मुझे पता चला कि ट्रेन डीरेल हो गई सर। तो मुझे लगा कुछ सेकंड कि ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक मार के हम लोग को सेफली बचा लिया है। बट सर अनफॉर्चुनेटली सर जब मैं बाहर जाकर देखा सर, तो सारी ट्रेन पूरे बोगी सर पलट गई थी सर। ओनली सर B1 कोच एंड B2 कोच सर, ओनली वो बची, बाकी उसके पीछे सारी हो गई थी सर। अनफॉर्चुनेटली आई एम रियली सो सॉरी सर। सर एक्चुअली मेरी स्पेशल ट्रेन आ रही है सर, अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं सर, इसीलिए मैं कनेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है सॉरी सर। नहीं ठीक है, और इस चीज़ का शुक्र कि ठीक है आप कम से कम सेफ रहे, लेकिन उन लोगों के लिए भी कम से कम गम आता है कि आखिरकार उन लोगों को भी बचाया जा सकता था। जाहिर सी बात है, अगर हम रेलवे सेफ्टी की बात करते हैं। वाराणसी में हुए रेल हादसे के बाद नेता मौके पर पहुंचने लग गए हैं। पीएम मोदी के अलावा ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल, सीएम नवीन पटनायक, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी घटनास्थल पर पहुंचे और सबने घटनास्थल का जायजा लिया। तो ये 5 तस्वीरें जो हमने आपको बताई, ये वो 5 तस्वीरें हैं जब राज्यपाल पहुंचे, ममता बनर्जी पहुंची, पीएम पहुंचे, अश्विनी वैष्णव पहुंचे और नवीन पटनायक पहुंचे, और तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे। जितने भी फार्मासिस्ट हैं, जितनी मेडिसिन हैं, यानी 1 सेकेंड के अंदर देखिए 900 लोगों का लाइन लग गया है ब्लड देने के लिए। इसलिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और जिधर से लोग आए हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन था उनको डिपोर्ट किया जा रहा, वो अपने माता पिता को जाकर मिल सकते हैं। लेकिन जो नहीं रहे हमारे बीच में, दुर्भाग्य से उनके घरों की भी चिंता देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, वो सब उनकी चिंता पूरे कर रहे हैं। अब रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है, एक तरफ से उस तरफ से रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। अब सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब के सब इस एरिया को खाली करें और जो बड़ी मशीनें रेस्टोरेशन में लगी हुई है उनसे दूर रहें। बिल्कुल इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो उसकी व्यवस्था करेंगे। कुछ इनकार हुआ सर, क्यों हुआ, कुछ बंदोबस्त देखिए बंगाल से बहुत ज्यादा है और केरला से भी होगा, लगा बेंगलोर से भी हो सकता है, उड़ीसा भी हो सकता है। करमंडल एक्सप्रेस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस। मेरे को जो जानकारी है, मैं रेल मिनिस्टर में 3 दफे काम किया। मैं जो देखा अभी तक रेलवे में एक 20 शताब्दी का सबसे बड़ा इंसिडेंट है। 2 ट्रेन्स का जो टकराव होकर के आपस में जो एक बहुत ही भयंकर घटना हुई, जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, और ऐसी दुर्घटनाओं के बाद निश्चित रूप से हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी तो अवश्य लेंगे ही, कोई ना कुछ जानकारी भी होगी ही, क्योंकि भयंकर दुर्घटना वास्तव में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है, लेकिन दुर्घटना है। उनके जान चली जाने के बाद उनके प्रति श्रद्धांजलि और उनके सब परिवारों के लिए भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको। ट्रेन दुर्घटना हुई और 3 ट्रेन एक साथ संभवतः देश के इतिहास में इतना बड़ा हादसा पहले कभी नहीं हुआ था, और जिसमें सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हुए। 280 से अधिक लोगों की मौतें हो गई, 900 लोग घायल हैं। और मैं मृतक परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और जो घायल उनसे जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। कोरोमंडल ट्रेन बहुत खास ट्रेन है, चेन्नई के लिए, चेन्नई जाती है मद्रास, उस पर हम भी यात्रा की हुई। किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता, और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है। जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है, बेसी भी होने की काफ़ी संभावना है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग है इसमें
जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। एसमनी सर, दो सवाल मैंने अभी कुछ देर पहले अनिल से पूछा था, क्या वो पूछना लाजमी होगा इस वक्त, अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत गया जो है, रेल हादसा नहीं हुआ, ठीक है, फॉर गॉड प्लेस जो है वो चीज़ें चल रही थी, वंदे भारत एक्सप्रेस, चीज़ों का मॉडर्नाइजेशन, तमाम चीज़ें चल रही थी, लेकिन इस बीच जो रेलवे सेफ्टी को लेकर के पहले जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, या फिर जो मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स और जो चीज़ें थी उसके ऊपर काम करना थोड़ा सा क्या ढीला हो गया था, उसका ये नतीजा? अब देखिए, इनफ इज नेवर इनफ। जैसा मैंने पहले भी बताया, शायद आपके चैनल में बताया होगा कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है पिछले 10-15 साल के मुकाबले, और फैटेलिटीज भी कम हुई है। बट इस एक एक्सीडेंट ने, ऐसा कह सकते हैं कि उस सारे रिकॉर्ड पे पानी फेर दिया, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा फैटेलिटीज हुई है। तो ये एक सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गई कि एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें इस तरह की सर्कमस्टांसेस बनी कि इतने ज्यादा फैटेलिटीज हुई और रिकॉर्ड काफी खराब हो गया। तो सिर्फ रिकॉर्ड की बात यहाँ नहीं हो रही है, जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके दो कारण मेन रहे। एक तो एलिमिनेशन ऑफ अनमैन्ड एलसीज, क्योंकि उनको या तो मैन्ड एलसी में कन्वर्ट किया गया या ग्रेड सेपरेशन किया गया रोड और ट्रैक का। और ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए इन्वेस्टमेंट, तो ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ विंडो ऑफ मेंटेनेंस जरूर इंप्रूव की गई, इसलिए इन दो वजहों से एक्सीडेंट कम हुए हैं। As I said, enough is never enough, और इसमें और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए काम होना चाहिए था और अब चाहिए। कवच का इम्प्लीमेंटेशन स्पीडियर होना चाहिए, बिकॉज एक बड़ा वर्सेटाइल सिस्टम सिग्नलिंग का। इस एक्सीडेंट को कवच बचा पाता ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन अदरवाइज इट्स अ पावरफुल सिस्टम। और सेफ्टी से रिलेटेड और से इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट के और बहुत से काम हैं, और कुछ इस एक्सीडेंट की रिपोर्ट के बाद और आएंगे, उनको और जोर शोर से करना चाहिए। ये इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसा कोई नेग्लेक्ट हुआ, इग्नोर किया गया, इस वजह से एक्सीडेंट हो गया, नहीं। दैट विल बी अ नी जर्क रिएक्शन। लेट अस वेट फॉर द इंक्वायरी रिपोर्ट टू कम कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ क्यों, और उससे गेम के बजाय ये देखना कि आगे से ऐसे हादसे ना हो, और उसके लिए एक्शन लेना ज्यादा जरूरी हुआ। और वील बी कीनली वेटिंग एटलीस्ट फॉर प्राइमा फेसी जो रिपोर्ट हो, कोई पता लगे वो, उसके लिए हम लोग कीनली वेट करेंगे। एक और छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहूंगा। बहुत आसानी से सर कह दिया जाता है, सुबह से मैंने भी सुना होगा और हो सकता है आपने भी सुना हो, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है, जब सारे लोग होते हैं, हादसों पर सवाल उठाने वाले, क्रिटिक करने वाले, तमाम चीज़ें शुरू हो जाते हैं कि यहाँ चलेगी बुलेट ट्रेन, यहाँ चलेगी सेमी स्पीड ट्रेन, यहाँ चलेगी, देखिए बुलेट दौड़ेगी, यहाँ पे तो हादसे नहीं रुकते, इस तरह की बातें करने वाले। पर सच में अगर मैं कहूँ, ये जब हम बात करते हैं, क्योंकि व्यक्ति बहुत आसानी से कह देता है इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ और यहाँ चलेगी बुलेट ट्रेन। बहुत गलत बात इसको मानूंगा मैं। कल मान लीजिए, बहुत दिनों से, अब मुझे याद नहीं है, किसी फ्लाइट का, प्लेन का हादसा नहीं हुआ, कल को क्या हो जाए तो क्या आप कहेंगे कि यहाँ चलेंगे प्लेन? ये तो कोई बात नहीं हुई। और हादसे के बाद उसकी वजह ढूंढ के उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश एक बात है। बुलेट ट्रेन एक अलग प्रोजेक्ट है, डेडिकेटेड ट्रैक चलती है, और जापानीज टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें जापानीज सेफ्टी सिस्टम आएंगे। आपको मालूम होगा बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड इम्पेकेबल है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। तो बुलेट ट्रेन साथ सेफ्टी में कोई वायलेशन होगा इसकी जरा भी गुंजाइश मुझे नहीं लगती। सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो वंदे भारत है, इसमें सेफ्टी फीचर्स आम ट्रेन से ज्यादा हैं, और इसमें तमाम सेफ्टी फीचर्स हैं, इस वक्त नहीं है, मैं उनमें नहीं जा सकता। लेकिन ये कहना कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन नहीं चलेगी क्योंकि ये एक हादसा हो गया, ये एक बड़ी डिफीटिस्ट सी बात है। हाँ, हादसा क्यों हुआ, बहुत सीरियस हादसा है, और इसको बहुत सीरियसली, इसके एक मैंने जैसा कहा जुडिशियल प्रोब करके इसका रीजन निकाल के, और उस पर भी जो भी एक्शन लेना है, जो भी करेक्टिव एक्शन लेना है, जल्दी से जल्दी किया जाए, ये जरूरी है। बजाय ये नेगेटिव बात करने के कि ये हादसा हो गया तो अब यहाँ पे ये ट्रेन नहीं चलेगी, वो ट्रेन नहीं चलेगी, ये बातें आई डोंट एग्री विद ऑल दैट। जी सर, अब हमारे साथ बने रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त जो है ये जो जानकारी उन तक पहुंच रही है, लोगों तक पहुंच रही है, ये जानना, और ये हादसा है ही इतना भीषण। तो कल शाम 7 बजे के आसपास ये हादसा हुआ था, तो सरकार को हादसे की खबर मिली, रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू हो गया, और 1.25 घंटे के भीतर एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंच गई। फिर इसके बाद सेना के जवान भी पहुंचने शुरू हो गए। अनंतनाग में घायलों को अस्पताल भर्ती भी कराया जाने लगा। आज पीएम ने रेल हादसे पर उच्च स्तरीय बैठक भी की। हादसे के बाद एक्शन का सारा प्लान शुरू हो गया। कैसा रहा वो दिन देखते हैं।
ओडिशा के बालासोर जिले में बहंगा में शुक्रवार शाम जैसे ही ट्रेन हादसे की खबर सामने आई, उसके बाद तुरंत सरकार अलर्ट मोड में आ गई। ट्रेन में फंसे लोगों को निकालने का काम तुरंत शुरू किया गया। करीब के अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों के अलावा रात भर से चल रहे बचाव और राहत कार्य के दौरान कटक, भुवनेश्वर और बालासोर के अस्पताल में घायल बिना देर की भर्ती कराए जाने लगे। जहाँ पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कैलकाटा में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। रेल मंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने से पहले क्या कहा, वो सुनिए। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम के वक्त ही रेल मंत्री से हादसे की जानकारी ली। एनडीआरएफ और सेना के जवानों को तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। दुर्घटना स्थल पर एनडीआरएफ, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, राज्य आपदा राहत बल, सेना मेडिकल कोर ने तेजी से राहत और बचाव का काम चलाया। सुबह होते ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सांसद प्रताप सारंगी घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे वाली जगह पर 300 जवानों के साथ एनडीआरएफ की 9 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी थी। हादसा होने के सवा घंटे के अंदर एनडीआरएफ की पहली टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। यही कारण है कि 13 से 15 घंटे के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर दिया गया। हमारी 9 टीमें वहाँ पे हैं। जो अपनी पहली टीम तो हादसा होने के सवा घंटे के अंदर वहाँ पहुँच गई थी। तो सीक्वेंस ये रहती है कि अलग अलग फोर्सेज में टास्क कर दिया जाता है, जो किया गया बड़ा अच्छा। वहाँ पे कौन क्या काम देखेगा, किस बोगी को कौन सर्च करेगा। आपदा और मुश्किलों के समय हमेशा लोग सामने आते हैं। यहाँ भी घायल यात्रियों को बचाने के लिए अस्पताल में सुबह से ही लोग रक्तदान करने पहुँचने लगे। मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि कल जो बालेश्वर में एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का, बहुत से लोग मर गए, 250 लोग मर गए और जो भी घायल, बुरी तरीके से घायल है, वो अभी एससीबी मेडिकल में आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। उनका हालत बहुत नाजुक है, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं। मेरे को संभाल नहीं पाया मैं खुद को। मैं केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने भी पत्रकारों से बातचीत में कहा कि घटना के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। 6 बजे तक मीटिंग चली और उसके बाद 7 बजे ये हादसा हुआ। हादसा होने के बाद हमारे मंत्री जी ओडिशा पहुँचे, घटनास्थल का जायज़ा लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना को बुलाया गया। स्थानीय प्रशासन और रेल प्रशासन भी मदद कर रहा है, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासोर रेल हादसे के बाद उच्च स्तरीय बैठक की और हादसे की पूरी जानकारी ली। इस हादसे को लेकर रेल मंत्रालय और पीएमओ ने अलग अलग मुआवजे का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय की ओर से मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने का ऐलान किया है। मामूली रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए की राशि मिलेगी। हादसा मानवीय गलती से हुआ या फिर तकनीकी वजह से, इसके लिए रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। दर्दनाक हादसे में लोगों की मौतें दुखद हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिन घायलों का इलाज चल रहा है, पूरा देश दुआ कर रहा है कि वो जल्द स्वस्थ हों। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इस्तीफे के सवाल पर अश्विनी वैष्णव ने अपना बयान दिया है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। रेल मंत्री ने कहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, इस पर राजनीति मत कीजिए, ये समय राजनीति करने का नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। Right? So we want full transparency. This is not the time to do politics. This is the time to focus our entire energy. Also demanded your resignation, which is absolutely fine. My point is, this is the time to fully focus on making sure that the complete restoration happens in the earliest possible time.
इस हादसे में, इस भीषण हादसे के बाद, इस रेल हादसे के बाद से तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे, मौके पर अब भी मौजूद थे। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाने और राहत बचाव कार्य में फिलहाल मदद दी जा रही है। इस मामले पर क्या कुछ कहना अधिकारियों का, सुनते हैं। So far, state government has declared that 238 dead, more than 900 injured, and hopefully by today evening we should be able to close the operation, and the figures will be clear by then also. यहाँ दो तरह के अरेंजमेंट है, एक रेलवे की तरफ से अरेंजमेंट किया गया जिसमें रेलवे की मेडिकल की टीम, उनका जो पुलिस पर्सनल है वो पूरे हैं, और सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा हावड़ा डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम यहाँ पे अरेंजमेंट है, जिसके अंतर्गत COMH और उनकी मेडिकल की टीम यहाँ पर है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम है, इसके अलावा सिविल डिफेंस के लोग हैं, हमारे पुलिस के लोग हैं और ट्रैफिक के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। Accidents, we have opened 2 control rooms. One is in the 10th floor of MMC building, other is in the same platform. So what we are doing is round the clock our DSP will be there and a DRO from the revenue side will be there. Railway officials will be there. Our business is to facilitate the people to meet them, to contact the passengers injured, to know about them. We are in touch with the Odisha control. We are touching the railway police and the state railway police, Odisha's police, and GRP, RPF. When the injured or the family, if they are dead, so there are 250 apparently people who have moved through railway from Bhadrak towards south to Chennai. So anybody who was able to travel have already moved. We have not got any report of anybody from Tamil Nadu in the identified dead bodies till now. There are a large number of unidentified for which railway is running a train from Chennai in the evening. So any family member of passengers who are not in touch with their family member can take the train and come here to Bhadrak and try to identify. Our team has gone, minister's team and one more officer, Mr. Fanindra in Balasore. So they are inquiring there among the victims if there is anybody from Tamil Nadu. देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं कि इसमें इंज्योर्ड पैसेंजर नहीं थे। इंज्योर्ड पैसेंजर को उनकी जरूरत के हिसाब से, जो ग्रेविटी के हिसाब से स्थानीय और आसपास के अस्पतालों में पूर्ण इलाज रेलवे की तरफ से किया जा रहा है। इसमें वो यात्री थे जिनको या तो बहुत ही मामूली चोट थी या बिल्कुल चोट नहीं थी। उनकी सुविधा के हिसाब से हमने जगह जगह उनको हॉल दिया गया था ट्रेन का, तो अगर वो अपने घर के आसपास उतर के जा सकते हैं तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। On youngsters, we have NGOs, we have students who have lined up to donate blood. Hundreds of people, more than 3,000 units of blood collected since last night at Balasore, at Bhadrak and at Cuttack. You can think of. Now, from Cuttack Club, we have given food to 1,000 people, 1,000 attendants, and we have donated to the Prime Minister and the Chief Minister's Relief Fund. And now we are trying to donate around 500 units of blood for the service of the people. So, जाहिर सी बात है, टायरलेसली जिसे कहते हैं कि दिन रात ये अधिकारी लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से जो घायल हैं उन तक मदद पहुंचाई जाए, घायल जो हैं उनको कम से कम बचा लिया जाए, उनके परिजनों का जो है साथ दिया जाए। इस हादसे, इस ट्रेन हादसे से हर किसी को झकझोर दिया, हर किसी को हिला करके रख दिया। इस ट्रेन हादसे को हर कोई याद कर रहा है ये देख करके कि जब भी वो तस्वीरें देखता है उसकी आंखें भर आती। ट्रेन का ये सफर सैकड़ों मुसाफिरों की जिंदगी का आखिरी सफर कैसे बन गया। जैसे ही ये हादसा, हर तरफ चीख पुकार कैसे मचा गया। किसी का सुहाग उजड़ गया तो किसी के सिर से पिता का साया उठ गया। हादसे के बाद का मंजर बेहद खौफनाक था। इस रिपोर्ट में देखिए। ये हाल के दिनों का सबसे बड़ा रेल हादसा है। एक टक्कर ने चंद सेकंड में सैकड़ों जिंदगियां छीन ली। एक ही पल में मंजर कुछ ऐसा हो गया कि मंजिल पहुंचने से पहले ही बड़ा हादसा हो गया। किसी की मंजिल पास थी तो कोई इस इंतजार में था कि सुबह कब होगी और वो अपनों के पास पहुंच पाएंगे। लेकिन चंद खुशकिस्मत ही थे जो इस हादसे की कहानी बताने के लिए मौजूद थे। पास घर आने का टाइम तो कोरोमंडल में 640 को ट्रेन पकड़ा बालेश्वर से, ठीक 6:55 का अंदर बायना स्टेशन में ऐसा कुछ आवाज आया तो सोचा क्या, फिर जैसे पलटी हो गया वो मालूम चला कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। फिर जब एक्सीडेंट होने के बाद जब वो बॉगी रुका ना, फिर मैं पहले निकला, फिर मेरे साथ 2-3-4 आदमी थे, उनको भी रेस्क्यू किया। फिर ऊपर आके मदद किया कि एक आदमी मेरे को पकड़ के नीचे लेके आया, पानी थोड़ा पिलाया, फिर गाड़ी बैठ के मेडिकल लेकर आया। मालगाड़ी के वैगन के ऊपर सुपरफास्ट ट्रेन के डिब्बे चढ़ गए। ये देखिए, टक्कर के बाद इन डिब्बों की हत्या हो गई।
पटरी पर पड़े डिब्बों के परखच्चे उड़ गए। ये तस्वीर उस हादसे की है जिसमें 2 सुपरफास्ट ट्रेन और एक मालगाड़ी की टक्कर हुई। शुक्रवार शाम ओडिशा के बालासोर में हुए इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये भीषण हादसा बालासोर के बहंगा बाजार स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर हुआ। हादसे में जो 3 ट्रेन शामिल हैं उन्हें बेंगलुरु के यशवंतपुर जंक्शन से हावड़ा जा रही बेंगलुरु हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, पश्चिम बंगाल के शालीमार से चेन्नई जा रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और हादसे के वक्त पहले से ही तीसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी शामिल है। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। शुक्रवार को शाम 6:30 बजे हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस ओडिशा के बालासोर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। शाम 6:55 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गया। ट्रेन के 15 डिब्बे पटरी से उतरकर बगल की पटरियों पर जा गिरे। चलिए उम्मीद ये करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनके परिजनों तक इलाज पहुंचे और जितने भी घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। फिलहाल चलिए मां खबर जहां में इतना ही।